आप सभी को राष्ट्रीय बालिका दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नेशनल गर्ल्स चाइल्ड डे आज मनाया जाता है। यह सिर्फ अपना नेशनल डे है, भारत में मनाया जाता है। कोई बताएगा मुझे? ये इंटरेक्टिव सेशन है। आज हम बात करेंगे बालिकाओं के बारे में। बालिकाओं की प्रॉब्लम्स लड़कों से अलग रहती है, उनको बहुत सारी दिक्कतें आती है। तो हम आज बात करेंगे एक जागरूक बेटी कैसे बनना है हमें, एडोलेसेंस अवेयरनेस प्रोग्राम एंड पर्सनल हाइजीन पे आज हम बात करेंगे, क्योंकि आज बालिका दिवस है और बालिका दिवस के मुख्य उद्देश्य भी यही है। तो मुझे बताएगा बालिका दिवस क्यों मनाया जाता है? बालिका दिवस के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार है कि लड़कों और लड़कियों में, लड़का और लड़कियों में जो असमानताएं हैं, उस असमानताओं को खत्म करना है। जैसे आप घर पे शाम को मम्मी को बोलते हो या घर में दादी को बोलते हो कि मुझे बाहर खेलना जाना है या थोड़ा लेट नाइट कहीं बाहर जाना है या मूवी देखने जाना है, तो एक बार आपके लिए पहले शब्द क्या सुनने को बोलेगा? नहीं। आप पूछे कि क्यों? भैया तो जा रहा है, मुझे क्यों नहीं जाना है? तो क्या जवाब मिलेगा? क्योंकि तुम लड़की हो, क्योंकि तुम लड़की हो। आपको कहीं किसी क्लासेस में पार्टिसिपेट करना है, कहीं लेट नाइट कुछ कहीं करना है या कुछ दोपहर में कहीं जाना है, तो आपको पहला जवाब नो मिलेगा और आपको जवाब मिलेगा क्योंकि राइट। आपको बाहर पढ़ने जाना है, समझो आपका भैया या घर के कोई मेंबर बाहर को समझो कहीं कोचिंग क्लासेस के लिए जा रहा है, आपको कुछ बनना है और उसके लिए बाहर हॉस्टल में रहना है, तो एक बार तो घर में यही जवाब मिलेगा, नहीं यहीं पढ़ के यहीं अच्छी क्लास ज्वाइन करके यहीं से तू ये कर ले क्योंकि तुम। तो ये सारे जवाब सबको कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में मिले होंगे कि तुम लड़की हो। तो क्या हो गया, मैं लड़की हूं तो हम सब कुछ कर सकते हैं। जब लड़के सब कुछ कर सकते हैं तो लड़की क्यों नहीं कर सकती? तो अपनी जो पहली प्रधानमंत्री थी, उन्होंने जब पदभार एज अ प्राइम मिनिस्टर संभाला था, वो दिन था 24 जनवरी और उन्हीं के उपलक्ष्य में 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। और ये कौन किसकी तरफ से मनाया जाता है? बाल कल्याण मंत्रालय की तरफ से, बाल कल्याण मंत्रालय की तरफ से 2008 में ये शुरू हुआ था बालिका दिवस मनाने का प्रोग्राम। तो उसका मुख्य उद्देश्य लड़का और लड़की में जो असमानताएं हैं वो खत्म करना। दूसरा, लड़कियों को समान अधिकार मिलने चाहिए, जो लड़कों को है उतने ही लड़कियों को होने चाहिए, इनफैक्ट थोड़े ज्यादा ही होने चाहिए। नहीं है, हमारे लिए बहुत ज्यादा अधिकार है, लेकिन उस अधिकार की हमें जानकारी नहीं है और जानकारी नहीं होने की वजह से हम उन अधिकारों का प्रयोग नहीं कर पाते। अभी जज मैडम ने हमें बताया कि हमारे लिए पॉक्सो एक्ट बना हुआ है, लेकिन हमें उनकी जानकारी नहीं है। सिंपल, आपको अगर कोई घूर रहा है, कोई घूर के देख रहा है और आपको अच्छा नहीं लग रहा है, तब भी आप उसकी कंप्लेंट कर सकते हो। इतना तक अधिकार है, मतलब आपको घूरने से लेके आपको टच करना, आपको कुछ भी करे, तब तक पूरे अधिकार है आपके पास, बस आपको उनकी जानकारी नहीं है। आपको कोई पीछा कर रहा है, आपको कोई टच कर रहा है, तब भी आपके पास पूरा अधिकार है कि आप उसकी कंप्लेंट कर सकते हो। बट हम जागरूक नहीं है, इसलिए हम जानते नहीं है, इसलिए हम उसको कर नहीं पाते और हम लोगों की बदतमीजी सहन करते रहते हैं। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि हमारे लिए ये सारे अधिकार है, बस हमको उसको उपयोग में लेना है। और तीसरा उद्देश्य इसका यह है कि भाई हमारा स्वास्थ्य, बालिकाओं का स्वास्थ्य, पोषण और उनकी शिक्षा, इस पे पूरा ध्यान दिया जाए। सरकार ने बहुत सारी चीजें हमारे लिए करी है बालिकाओं के लिए। बालिकाओं का शिक्षा भी कहीं काफी हद तक फ्री करा हुआ है। बालिकाओं की पर्सनल हाइजीन के लिए सैनिटरी पैड्स फ्री प्रोवाइड किए जाते हैं। तो ऐसी कई सारे उपक्रम सरकार चलाती है बालिकाओं के लिए। तो ऐसे ये 3-4 जो उद्देश्य है, ये मुख्य उद्देश्य है आज बालिका दिवस, और इसी उद्देश्यों को लेकर हम आज बात करेंगे एक जागरूक बेटी के लिए। जागरूक बेटी क्या होता है, बदलाव हमारे शरीर में क्या आते हैं और हम इसका कैसे निवारण कर सकते हैं, ये हम देखना आज यहाँ पे देखेंगे। क्योंकि बहुत लोगों को इसके बारे में कुछ नॉलेज नहीं होती है और नॉलेज की कमी की वजह से हम उसको सफर करते रहते हैं। मैं डॉक्टर भी हूँ, लॉयर भी हूँ, मैंने MBBS के बाद MD भी किया है और LLB करने के बाद पोस्ट ग्रेजुएट में LLM में भी किया हुआ है और दोनों में गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। तो ऐसे नहीं कि लड़की कहीं पढ़ नहीं सकती है। मैंने मेडिकल की प्रैक्टिस के 15 साल बाद LLB और LLM किया है।
तो ऐसा नहीं कि कहीं पे आपके पंख कहीं पे भी काटे नहीं जा रहे हैं, बस आप में इतनी उमंग होनी चाहिए, इतनी इच्छा शक्ति होनी चाहिए कि कहीं पे भी किसी भी परिस्थिति में मुझे जो हासिल करना है मैं करके रहूंगी। बस अगर ये जज्बा अगर आप लोगों में आ जाए तो मुझे नहीं लगता कि आपकी ऊंची उड़ान को कोई रोक पाएगा, राइट। तो मैं लड़की हूँ, ये कोई अभिशाप नहीं है हमारे लिए, बल्कि हमारे लिए प्लस पॉइंट है कि मैं लड़की हूँ। लड़कियों में सहन शक्ति करने की ताकत बहुत ज़्यादा होती है, लड़कों से ज़्यादा होती है। झांसी की रानी को देख लीजिए आप, इंदिरा गांधी को देख लीजिए, अपनी अभी की अपनी उप मुख्यमंत्री को देख लीजिए, तो कहीं कोई कमी नहीं है हम लोग। हमारी राष्ट्रपति भी एक महिला ही है, तो महिलाओं में कहीं कोई कमी। सारे पायलट आजकल ये कर रहे हैं। केरला में आप देखिए ऑटो तक चला रही है महिलाएं, लड़कियां चला रही है कि नहीं चला रही, पढ़ते होंगे न्यूज में। तो कोई भी फील्ड हमने अछूता नहीं छोड़ा है। फिर मैं लड़की हूँ, इसमें हमें क्या प्रॉब्लम है, बल्कि हम लड़की हूँ ये हमारे लिए गौरव की बात है। तो हम आज जानेंगे कि जागरूक बेटी के लिए हमें क्या चाहिए। लड़का और लड़की की शरीर की संरचना ऊपर वाले ने अलग अलग बना के रखी है, राइट, अलग अलग बनाई है। लड़कियों को कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स दिए हैं जिसमें ये दुनिया सिर्फ लड़की ही आगे बढ़ा सकती है कि नहीं, और कोई नहीं, लड़का नहीं बना सकता। ये जो बच्चा पैदा करने की जो हमें एक शक्ति भगवान ने दी है, सिर्फ वो लड़कियों को दी है। लड़का इस पृथ्वी को आगे नहीं बढ़ा सकता, सिर्फ लड़की ही बढ़ा सकती है। अपना नया जीवन देने का काम सिर्फ लड़की ही करती है। और ये एक बहुत बड़ी सुंदर बात है कि लड़कियों को इतनी बड़ी शक्ति हुई है कि वो अपना समतुल्य एक पैदा कर सके। तो इसके लिए हमारे शरीर में बहुत सारे बदलाव आते हैं। तो किशोर अवस्था क्या है? किशोर अवस्था क्या है? किशोर अवस्था एक ऐसी अवस्था है जहाँ पे अपने मन में बहुत सारे होते हैं, कुछ करने का दिल करता है, कुछ मन में उमंगें होती है कि मुझे ये करना है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे लॉयर बनना है, या मुझे पायलट बनना है। ऐसे सारे सब में इसी अवस्था में आते हैं। और ये जो अपना जो बाल्यकाल होता है, बचपन होता है, वो खत्म होके अपन ऐसे पीरियड में पदार्पण करते हैं जो 9 से लेकर 18 साल तक का होता है। बहुत खूबसूरत होता है, इसमें आप नए दोस्त बनाते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन ये पीरियड के दौरान हमारे शरीर के साथ साथ हमारे मन में भी बहुत सारे बदलाव आते हैं। तो इसमें हमारा शारीरिक विकास तो होता ही होता है, साथ में हमारा मानसिक विकास भी होता है। कई बार हमारे कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी आती है कि हम चिड़चिड़ा हो जाते हैं। कई बार घर में इस अवस्था में कई बार माँ बाप को लगता है कि बच्चा बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो रहा है, पता नहीं क्यों हो रहा है, वो समझ नहीं पाते। बट ये उनका हार्मोनल का बदलाव है जो उनके शरीर में आता रहता है और उसकी वजह से वो ऐसा होता है। कई बार कहते हैं मम्मी तुम कुछ नहीं जानती हो, वो मेरी फ्रेंड कहती है वो सही कहती है, वो मेरी टीचर कह रही है वो सही कहती है, आप कुछ नहीं जानते हो, आप झट से बोल देते हो। तो ये रिएक्शन जो है, ये झट से आने वाला रिएक्शन भी आपके शरीर में बदलाव की वजह से आता है। कई बार हमको लगता है कि एक वो व्यक्ति कह रहा है वो बिल्कुल सही कह रहा है, बाकी सब दुनिया कह रही है वो गलत है। तो ये जो मन में विचार आते हैं वो भी इसी अवस्था में आते हैं। तो इसमें ये सारे विचार आने के बाद हमारा मतलब मानसिक डेवलपमेंट होता है और शारीरिक डेवलपमेंट होता है। तो शारीरिक डेवलपमेंट में हमारे साथ ये कि हमारी हाइट बढ़ने लग जाती है, हमारा शरीर बढ़ने लग जाता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है, हमारा स्तन का डेवलपमेंट होता है। तो सारी लड़कियां हैं तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि मैं टॉपिक डिस्कस करूं। और ये टॉपिक ऐसे हैं कि हमें कहीं पे भी कुछ चीज़ छुपा के नहीं रखनी चाहिए। तो हमेशा हमारी जो भी प्रॉब्लम है हमें खुलकर बोलना चाहिए। तो मेरी एक नई बुक भी आ रही है, चुप्पी तोड़ो खुलकर बोलो, चुप्पी तोड़ो खुलकर बोलो। तो अपनी जो भी प्रॉब्लम होती है वो उस बुक में लिखी हुई है लड़कियों के बारे में, और उसके बारे में हमें खुलकर बोलना चाहिए और उसका हमें उसी हिसाब से इलाज भी करवाना चाहिए अगर हमें प्रॉब्लम होती है। तो उस स्तन का डेवलपमेंट करीबन 9 साल की उम्र में शुरू हो जाता है। कई बार मेरे पास पेशेंट आते हैं कि उनकी मम्मियाँ लेके आती है मेरे पास कि इसके एक साइड में दर्द है, एक साइड में गांठ है, दूसरी साइड में नहीं है। तो कई बार हमें सिर्फ ट्रीटमेंट नहीं देना होता, हमें सिर्फ उनको काउंसल करना होता है, उनको सिर्फ बताना होता है, उनको सिर्फ बताना होता ये नॉर्मल चीज़ है। एक साइड में अगर ब्रेस्ट बर्ड डेवलप हो रही है, जरूरी नहीं कि वो दूसरी साइड में बराबर ही डेवलप हो, वो 1 साल या 2 साल बाद भी उधर शुरुआत हो सकती है। तो घबराने की कोई बात नहीं है। अगर हल्का फुल्का दर्द भी हो रहा है तो कोई बात नहीं, सिर्फ आपको प्रोटेक्शन रखना बहुत जरूरी है। तो क्या होता है कि इसमें प्रोटेक्शन रखना जरूरी होता है। तो ये एक नॉर्मल अपने आने वाला शरीर में बदलाव है। दूसरा बदलाव ये होता है कि इस एज में जैसे जैसे अपनी ग्रोथ होती है हमारे चेहरे पे क्या होता है, पिंपल्स आने लग जाते हैं। क्या आने लग जाते हैं?
पिंपल्स कई बच्चों के चेहरे पे होंगे, कई बच्चों पे नहीं होंगे, ये सब पे नहीं आते, बट कई लोगों पे आते हैं। और उसकी वजह से हम क्या करते हैं कि हमें अच्छा नहीं लगता, हमें इंफेरिटी कॉम्प्लेक्स आता है, किसी के साथ बात करने में लगता है अरे यार मेरा चेहरा अच्छा नहीं है, मेरा ऐसा लग रहा है कि अरे कुछ नहीं है, ये चीज ऐसी है, ये चीज ऐसी है कि इसमें आराम से हम लोग इस अवस्था में हार्मोनल चेंजेस जो शरीर में आते हैं उसकी वजह से आती है। तो आपको बहुत ज्यादा इसमें ध्यान नहीं रखना है। तो हमें सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि भाई हमें इसका इलाज कैसे, आएंगे ये तो ठीक है हार्मोनल चेंजेस है, लेकिन हमें इसका इलाज कैसे करना है, तो क्या 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 चीजें करनी है और क्या चीजें नहीं करनी है, सिंपल सी बता रही हूँ जो आप अपने घर पे फॉलो कर सकती है। आपको अपना फेस बिल्कुल क्लीन रखना चाहिए। क्या रखना चाहिए? क्लीन रखना चाहिए। फेस को बहुत ज्यादा गर्म पानी से नहीं धोए और बहुत ज्यादा ठंडे पानी से नहीं धोना, अपने को नॉर्मल वाटर यूज करना है उसके लिए। नॉर्मल वाटर से दिन में 3-4 बार फेस, आप जब स्कूल आते हो नहा धो के आते हो, स्कूल से वापस जाते हो, आप फेस वेस नहीं धोते हो, सिंपल खाना खाते हो, सो जाते हो, ऐसे तो जाके एक बार अपना फेस वापस वॉश करना है। तो सिंपल पानी से साबुन आप उनका प्रयोग ना करें, बस ज्यादा है तो माइल्ड क्लिंजिंग जेल आप अप्लाई कर सकते हो उसमें, तो इससे आप क्लीन करना है। मुहासों को आपको फोड़ना नहीं है, नाखून नहीं लगाने। बहुत लोगों की आदत रहती है मुहां से आते ही बस अपना हाथ वहीं जाता है और उसको अपन प्रिक करते रहते हैं या फोड़ते रहते हैं। तो वो फोड़ने के बाद अगर मुहां से अगर आपने फोड़ दिए तो उसके काले निशान हमेशा के लिए आपके चेहरे पे रह जाते हैं और उनको जाने में बहुत टाइम लगता है या बहुत ट्रीटमेंट लेना पड़ता है। तो उन मुहासों को नाखून से फोड़ना नहीं चाहिए, वो अपने आप धीरे धीरे चले जाएंगे। और जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी, ये एक्ने कोमेडो होते हैं, ये जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी, आप 18-20 साल के होंगे तो ये अपने आप आपके शरीर पे आना बंद हो जाए। नॉर्मली ये एक्ने चेहरे पे आते हैं या बैक पे आ जाते हैं या हाथों पे इस तरह से यहाँ पे आ जाते हैं, तो ये नॉर्मल चीज़ है। उसमें को बस अपने को ध्यान रखना है कि उनकी अच्छी केयर हो जाए। और बहुत ज़्यादा रहते हैं तो आप डॉक्टर को कंसल्ट करके कुछ मेडिसिन ले सकते हैं इसके लिए, और आपका आहार अच्छा होना चाहिए। ये हो गया। जैसे जैसे कि आपकी उम्र बढ़ रही है, आपकी ग्रोथ हो रही है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा ग्रोथ फेज है आपका, और आप इसमें बहुत ज़्यादा एकदम से बढ़ते हो, आप इतनी सी हाइट से एकदम से इतनी हाइट हो जाती है, तो आपकी ग्रोथ जो होती है उसमें आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो आपकी जब बॉडी की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है तो आपको पोषण भी वैसा ही चाहिए। तो आपको क्या लेना चाहिए? बैलेंस डाइट। क्या लेना चाहिए? क्या होता है बैलेंस डाइट? एनीबडी? साइंस के स्टूडेंट्स होंगे, हिंदी में भी होगा। बैलेंस डाइट में क्या होता है? एनीबडी? अरे मैं यहाँ इतनी दूर यहाँ खड़े होकर आपको इंटरेक्शन करने तो यहाँ वहां से लेक्चर नहीं दे रही हूँ, इसलिए दे रही हूँ कि यहाँ से आप लोग मेरे साथ इंटरेक्ट करो कि आपको पता चले कि क्या है बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट में क्या होता है? क्या होता है बैलेंस डाइट में? रोटी, सब्जी आ गया, दालें, पल्सेस, सीरियल्स, है ना। ये नहीं कि वो सारे कच्चे खाने हैं, सब बने हुए रहते हैं, पके हुए रहते हैं। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, दही, दूध, छाछ, अंडे खाने वाला अंडा भी समावेश कर सकते हैं। तो ये नॉर्मली जो चीजें हो डेली अपने थाली में होनी। हम क्या कर रहे हैं, एक रोटी सब्जी ला खा के और ये कर लेते हैं। फ्रूट से तो हमें दूर ही भागना है। मम्मी कहती है फ्रूट्स खा लो, केला खा लो, नहीं। केले में सबसे ज्यादा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होते हैं। तो मैं लड़कियों को हमेशा एडवाइस करूंगी, अगर वो स्कूल आती है सुबह सुबह और कुछ खा के नहीं आती तो मैं हमेशा कहूंगी कि लड़कियों को स्कूल आने से पहले हमेशा एक केला खा के आ जाए। साथ में दूध हो तो बहुत ही अच्छे, नहीं तो एटलीस्ट एक केला बच्चों को स्कूल आते टाइम खा के आना चाहिए। इट इज़ वेरी गुड सोर्स ऑफ एनर्जी एंड विटामिन्स। तो और केला इतना आसान रहता है कि आपको ज़्यादा कुछ मेहनत छीलने करने की नहीं करनी पड़ती है। फटाफट उठाया, उसके पिल्स निकाले और आप खा के आ सकते हो, या साथ कैरी भी कर सकते हो आप, लंच ब्रेक या बीच में खा सकते हो। तो मैं हमेशा लड़कियों को, जब भी किसी स्कूल में जाती हूँ, हमेशा लड़कियों को यही कहती हूँ कि सुबह सुबह एक केला खा के जरूर आया करें आप, तो वो बहुत आपको दिन भर एनर्जी देता रहेगा। तो सबसे ज़्यादा क्या होता है कि जब हमारी ग्रोथ होती रहती है तो सबसे पहले हमें क्या होता है कि हमारे खून की कमी हो जाती है, क्योंकि ग्रोथ के हिसाब से हम पोषण नहीं लेते हैं। जब खून की कमी होती है हमारे शरीर में तो हमें क्या होता है, क्या सिम्टम्स आते हैं खून की कमी के? चिड़चिड़ापन आ जाता है, आपको थकान महसूस होना लगती है, आप ज़्यादा भाग नहीं सकते, भागते हैं तो हाँफने लग जाते हो, आपकी पल्स रेट या आपकी धड़कन बढ़ जाती है, आप स्कूल में या ब्लैक बोर्ड पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हो, आप चिड़चिड़े हो जाते हो। तो ऐसी, या आपके शरीर पीला दिखने लग जाते हैं, आप सफ़ेद दिखने लग जाते हो, चेहरे पे कुछ चकत्ते पड़ने लग जाते हैं, स्किन आपकी ड्राई होने लग जाती है या वाइट होने लग जाती है, आपके नाखून जैसे कप की जैसे कटोरी की जैसे ऐसे अंदर घुसने लग जाते हैं, उसके ऊपर रिजेस आने लग जाते हैं। तो ये सारे सिम्टम्स हैं। मेन तो थकान और चक्कर आना, ये सारे। अभी एक लड़की शायद गिर गई, शायद हो सकता है उसका हीमोग्लोबिन कम था। तो ये जो चीज़ है ये होता है
अनीमिया यानी कि खून की कमी। और खून की कमी इसलिए होती है, नॉर्मली अनीमिया बहुत तरह के होते हैं, लेकिन नॉर्मली जो होता है वो आयरन डिफिशिएंसी अनीमिया होता है, लेकिन लौह तत्व की खून में कमी होना। अगर लौह तत्व की खून में कमी होती है तो ये प्रॉब्लम अक्सर आ जाती है, और इस वक्त इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि यही उम्र है जहाँ पे आपको मासिक धर्म या माहवारी या एमसी या पीरियड स्टार्ट होते हैं, और आपके शरीर में से हर महीने 30 से 50 ml ब्लड निकलता रहता है, और अगर अपन उसकी पूर्ति नहीं करी तो ये साइकिल ऐसे ही चलती जाएगी और आपके खून की कमी होती जाएगी। तो अनीमिया का ट्रीटमेंट लेना सबसे जरूरी है। तो अनीमिया का सबसे पहला ट्रीटमेंट क्या होता है, हमें कुछ नहीं करना, खाने में अनीमिया युक्त आयरन युक्त चीज़ें लेनी है जिसमें बहुत ज़्यादा आयरन होता है। तो आयरन किन में ज़्यादा होता है, कोई बताएगा मुझे, किस में आयरन ज़्यादा होता है? गाजर 12 महीने नहीं आती है, आगे? हाँ, और हाँ मैं आपको बता दूं, हीमोग्लोबिन किससे बनता है? हीमोग्लोबिन बनता है आयरन और प्रोटीन से। हीम प्लस ग्लोबिन, ग्लोबिन का मतलब होता है प्रोटीन और हीम का मतलब होता है आयरन। आयरन प्लस मतलब हीम में जो होता है वो आयरन होता है। तो आयरन प्लस प्रोटीन की वजह से हमें ये बनता है। तो हमें क्या खाना चाहिए, तो हमें आयरन युक्त प्रोडक्ट्स लेने चाहिए। तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, दूध, दही, छाछ वगैरह तो है ही है, उसके अलावा हमें जैसे चना, चौला, मोट, राजमा, सोयाबीन, ये चीज़ें भी ज़्यादा लेनी है, क्योंकि इसमें प्रोटीन होता है। प्रोटीन जब अपन साथ में लेंगे आयरन के साथ में तो बाइंड होकर हीमोग्लोबिन बनेगा। हम सिर्फ आयरन ही खा रहे हैं और प्रोटीन नहीं खा रहे हैं तब भी हमारा इतना हीमोग्लोबिन, तो हम कहते हैं हमारा इतने सारे तो खा रहे हो फिर भी क्यों नहीं बन रहा है, क्योंकि उसको बाइंड करने के लिए ग्लोबिन वहाँ पे नहीं होता है। तो उसको भी हमें साथ में लेना चाहिए। बाकी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स वगैरह अपन खा ही रहे हैं, और कोशिश ये करना कि मम्मी को बोले कि घर में है ना लोहे सब्जी बनाने के लिए, पोहे या जो भी कोई भी चीज़ बनती है, उपमा, जो भी आपके लिए खाना बनता है वो लोहे की कढ़ाई में बने। जो अपन लोहे की कढ़ाई में बना के हिलाते हैं ना, जो उसका आयरन उस कंटेंट में या उस सब्जी में या उसमें मिक्स होता है, वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है। कोई गुड़ पसंद करता है तो गुड़ अच्छे से एक मुट्ठी चना गुड़ डेली खा सकते हैं, एक मुट्ठी मूंगफली या गुड़ की चिक्की वगैरह, मूंगफली चिक्की वगैरह लाके अपने पर्स में या पैकेट में रख सकते हैं, तो आपके लिए वो अच्छी बात होती है। तो आयरन कंटेनिंग चीज़ें आप ज़्यादा लेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छी बात होगी। तो ये एक पहला काम। दूसरा होता है कैल्शियम। आपकी एकदम से बॉडी में ना इतनी सी हाइट से आप इतने बड़े हो जाते हो, 3 फुट से आप 5 फीट हो जाते हो, तो आपका स्केलेटन बनता है, आपकी हड्डियां बनती है, और हड्डियों में सबसे ज़्यादा क्या चाहिए होता है? कैल्शियम किसमें होता है? दूध, दही, छाछ, केला, पनीर, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, इनमें सबसे ज़्यादा कैल्शियम होता है। तो हमारे इसमें पनीर का समायोग, दूध दही का समायोग करना चाहिए। सिंगाड़े आते हैं तब सिंगाड़े खाना चाहिए आपको, बैंगन खाना चाहिए, ये सब चीज़ें है ना, सोर्स ऑफ कैल्शियम बहुत ज़्यादा होता है। और कैल्शियम को बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? हड्डियों के लिए विटामिन D3, विटामिन D3। अभी धूप आ रही है और हम धूप में ओढ़ के बैठे हैं, कई बच्चे ऐसे करिए, और आने दो ना, सनबाथ लो ना, बढ़िया विटामिन D3 मिलेगा आपको। और वो सुबह की, अपन सबको रॉन्ग इंटरप्रिटेशन है कि सुबह की सनबाथ बहुत अच्छी रहती है। नहीं, विटामिन D3 के लिए कौन सी सनबाथ अच्छी रहती है? सुबह 10 बजे से लेके 3 बजे तक की। सुबह 10 बजे से लेके 3 बजे तक अगर आप धूप में रहते हो तो आपके बॉडी में विटामिन D3 नेचुरल प्रोड्यूस होगा। बाकी चीज़ें तो है ही है खाने के लिए, लेकिन नेचुरल विटामिन D3 के लिए आपको सुबह की धूप सेकना। तो हमें अपनी बॉडी ग्रोथ के लिए अच्छा सा पोषण आहार लेना बहुत जरूरी। और जब आप खुद स्ट्रांग होगे, पहले शारीरिक स्ट्रांग बनोगे तो आप मानसिक स्ट्रांग भी बनोगे। तो हेल्थ की डेफिनेशन क्या है? हमारे हेल्थ की डेफिनेशन क्या है? शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक तरह से पूर्णता स्वस्थ होना, मतलब कि हम हेल्थी हैं। 5 चीज: शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक। इन 5 से सिर्फ हम शारीरिक फिट हैं तो हम सिर्फ 20% ही फिट हैं। हम शारीरिक और मानसिक फिट हैं तो हम 40% ही फिट। तो हमें 5 चीजों को मिला के, जैसे पंचतत्व से अपना शरीर बना होता है, वैसे ये 5 चीजों से हमारा शारीरिक स्वास्थ्य ठीक रहता है। तो हमें 5 चीजें हमें ठीक रहनी होती है। आप
अपने बौद्धिक लेवल पे भी ठीक होना चाहिए, आपका सामाजिक स्वास्थ्य भी ठीक हो, आपके रिलेशन फ्रेंड्स के साथ, टीचर्स के साथ, आपके आस पड़ोस के साथ अच्छे हेल्दी होने चाहिए, तब आपका मानसिक विकास ज़्यादा होता है, आपका इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा होगा। तो ये चीज़ें हमें ध्यान रखना चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे अब मैं आने वाली हूँ, वो है पीरियड्स, मासिक धर्म या माहवारी, जो भी आप बोलते हो, एमसी बोलते हो, कोई पीरियड्स बोलता है, कोई मासिक धर्म बोलता है, कोई माहवारी बोलता है। तो ये वही अवस्था है जब ये 9 से 16 साल की जो अवस्था है, उसी के अंदर हर लड़की को मासिक धर्म या माहवारी या पीरियड शुरू हो जाते हैं। अगर ये 9 साल की उम्र को आजकल होने लग गए हैं, पहले हमारे टाइम पे थोड़ा सा ये लेट था कि 12 से लेके 16 के बीच में ये पीरियड्स का होता था, पर अब जैसे जैसे नया लिटरेचर आ रहा, उसमें 9 साल के, हम भी देखते हैं कि 9 साल की बच्ची को ये प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, उनका बाल्यपन 9 साल तक खत्म हो जाता है और वो किशोर अवस्था में पदार्पण कर जाती है। तो इस टाइम पे हमारे शरीर में बहुत सारे बदलाव आते हैं, और इस वक्त हमारे शरीर में हमारी जो बच्चेदानी है, यूट्रस हम जो बोलते हैं, उसमें एक परत बनती रहती है और हर महीने वो एक रक्तस्राव के साथ में निकलती रहती है। तो जो परत बनती है और निकलती है, ये शुरुआती दिनों में किसी को 2 महीने से 3 महीने से, किसी को 4 महीने से, किसी को 6 महीने से पीरियड्स आएंगे, किसी को 4 दिन रहेंगे, 5 दिन रहेंगे, किसी को 7 दिन रहेंगे। तो ये डिपेंड करता है, हर बच्ची का है अलग अलग पीरियड होता है। बट नॉर्मली इसकी साइकिल 28 दिन की होती है, 28 से 35 दिन के बीच में ये नॉर्मल साइकिल होती है, और 4 से 5 दिन तक ब्लीडिंग होनी चाहिए, ये नॉर्मल होता है। लेकिन अगर इससे ज़्यादा होता है या बहुत जल्दी जल्दी पीरियड्स आते हैं, तो आपके खून की कमी, जो मैंने कहा ना, एनीमिया होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और इसीलिए आपको ज़्यादा पोषण की ज़रूरत होती है। तो ये साइकिल है, आपका पीरियड आएगा, ब्लड निकल जाएगा, आपके खून की कमी हो जाएगी, फिर आपका पीरियड आएगा, फिर ब्लड निकल जाएगा। अगर आप इसको साइकिल को ब्रेक नहीं करोगे अच्छे से आहार से या आयरन सप्लीमेंट से, तो फिर आपकी बॉडी वीक होती जाएगी। तो ये जो पीरियड्स की प्रॉब्लम है, तो हमें अगर 12 या 15 साल तक पीरियड आ जाए, अगर 16 साल की उम्र तक भी पीरियड्स अगर शुरू नहीं होते हैं, तो ये समझ लेना कि आप में कुछ प्रॉब्लम जरूर हो रही है, तो आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए, यानी कि मेरे पास आना चाहिए। तो 16 साल की उम्र तक अगर आपके पीरियड शुरू नहीं होते हैं, तो आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। हमें देखना पड़ेगा कि आपकी नॉर्मल सब कुछ स्ट्रक्चर नॉर्मल है कि नहीं है, आपकी ग्रोथ नॉर्मल है कि नहीं है। नॉर्मली क्या होता है कि पीरियड्स, बहुत पतली लड़कियां होती हैं तो उनको पीरियड्स बहुत लेट आते हैं, क्योंकि पीरियड्स आने के लिए बॉडी में कम से कम 17% फैट होना जरूरी होता है। कितना परसेंट? और बहुत लीन पतली लड़कियां होती है तो उसमें ये फैट की मात्रा कम होती है, तो पीरियड्स आने के चांसेस लेट हो सकते हैं। तो ये सिंपल सा कारण है। कई बार बहुत पतली लड़कियां होती है तो उनको अच्छा डाइट देना पड़ता है और वो पीरियड अपने आप स्टार्ट हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट। तो पीरियड आने के टाइम हमें प्रॉब्लम क्या होती है? कई लोगों को प्रीमेंस्ट्रुअल पीरियड्स आने से पहले होती है, कई बार लोगों को पीरियड्स के साथ में होती है। पेट में दर्द होना, चक्कर आना, उल्टी होना, और इसकी वजह से क्या होता है, कई जगह पे, कई स्कूलों में आप भी स्कूल की छुट्टी कर लेते हो कि नहीं? आज पीरियड आ गया, अब मेरे को प्रॉब्लम हो रही है और आप स्कूल की छुट्टी। और अगर उस दिन बाई चांस आपका एग्जाम होगा तो आप क्या करोगे? उसमें कॉन्सेंट्रेट कर पाओगे? नहीं कर पाएंगे। अगर आपका कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो गया उस वक्त, तो आप क्या करेंगे? नहीं कर पाएंगे कॉन्सेंट्रेट। आप पेपर कैसे 3 घंटे लिख पाएंगे? तो किसी को ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है तो आप पेपर कैसे लिख पाएंगे? तो ये सारी चीज़ें, आप छुट्टी बार बार हर महीने 4 दिन अगर आप छुट्टी कर रहे हो तो आपका स्कूल का कितना नुकसान होगा। आप वो सारे चैप्टर्स कब कवर कर पाओगे? तो कई जगह पे ऐसा देखा गया है कि इन पीरियड्स के दिनों में स्कूल से बच्चे गायब रह जाते हैं, और बच्चियां जब गायब हो जाती है तो स्कूल का परसेंटेज या रिजल्ट बहुत डाउन आ जाता है, क्योंकि वो 4 दिन का सारा वापस पढ़ाना पॉसिबल नहीं होता हर बच्ची को, और हर दिन कोई ना कोई बच्ची अपसेट रहेगी। तो ये चीज़ें करने के लिए हमें क्या करना चाहिए कि हमें पर्सनल हाइजीन का ध्यान रखना चाहिए। हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम अपना प्रोटेक्शन कैसे करके और इन लक्षणों से कैसे दूर रह सकते हैं। तो ये छोटे छोटे लक्षण है, चक्कर आना और पेट दर्द होना, तो इसका इलाज बिल्कुल सिंपल सा इलाज होता है। अगर आप डॉक्टर को कंसल्ट करेंगे तो आपको बिल्कुल सिंपल सा इलाज से आप ये प्रॉब्लम से निजात पा सकते हो और आराम से खेल कूद सकते हो। आप क्या सोचते हैं, लड़कियां जो ओलंपिक खेल रही है, एशियाड खेल रही है, राष्ट्रीय, आप भी चाहते होंगे खेलने कूदने, तो उसमें हम ये नहीं देखेंगे हमारे पीरियड्स कब आ रहा है, क्या हमें उस वक्त अगर हमारा मैच है तो हमें खेलना ही है, मैच नहीं खेलना है क्या? अगर आप फर्स्ट डे आपका पीरियड है और आपका आज मैच है तो आपको खेलना ही पड़ेगा। आज आपका कुश्ती का मैच है तो आपको खेलना ही पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते कि आज मैं नहीं खेलूंगी, आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे या फिर अगला विनर हो जाएगा। तो आप ये चीज़ें नहीं अवॉइड कर सकते, लेकिन इसमें आप एक काम जरूर कर सकते हैं, आप अपना पर्सनल
प्रोटेक्शन बहुत अच्छे से रख सकते हो। और पर्सनल प्रोटेक्शन के लिए हमें कपड़े की जगह सैनिटरी पैड्स यूज़ करने चाहिए, और सैनिटरी पैड यूज़ करने से हमें बहुत ज़्यादा फायदा होता है। और सैनिटरी पैड्स आपके फ्लो के हिसाब से, आपकी शरीर की बनावट के हिसाब से स्मॉल, लार्ज, मीडियम इस तरह से आते हैं, और उनकी जो सोचने की जो क्षमता होती है वो क्षमता भी काफ़ी अच्छी होती है। तो आप अपने हिसाब से शुरुआती दिनों में आप ट्रायल ले सकते हैं, और फिर बाद में जब आपको फिक्स हो जाए कि नहीं मैं इसके लिए कंफर्टेबल हूँ, इस सैनिटरी पैड के लिए कंफर्टेबल हूँ, तो आप इसका आराम से उपयोग कर सकते हैं और आपको लाइफ लॉन्ग चल सकता है। उसके अलावा भी बहुत सारे उत्पाद हैं, लेकिन हम उसमें अभी नहीं जाएंगे। लेकिन आपको ध्यान रखना, कई बच्चियाँ अभी भी कपड़ा यूज़ करती होगी। कपड़ा यूज़ करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन संक्रमण का खतरा कपड़े में ज़्यादा रहता है। सैनिटरी पैड में संक्रमण का खतरा या इन्फेक्शन का खतरा कम रहता है। कई बार पैड लेने की वजह से साइड में रैशेज हो जाते हैं, वो इसलिए होते हैं कि आप रेगुलर पैड नहीं बदलते हो। तो हमें पैड कितने टाइम में बदलना चाहिए, चाहे गंदा हो चाहे नहीं हो, हमें हर 4 से 5 घंटे में पैड बदल लेना चाहिए, पैड बदल लेना चाहिए। और इसके लिए मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे भी मनाया जाता है कि अपनी मेंस्ट्रुअल हाइजीन, मतलब सरकार ने आपके लिए कितनी सुविधा करी है, आपको अवेयर करने के लिए कितनी सारी चीज़ें करी है। मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे कब मनाया जाता है? 28 मई को। अब मुझे पूछोगे 28 मई ही क्यों? हेलो, आज क्यों नहीं मनाया जाता, या 2 फरवरी को क्यों नहीं मनाया जाता है? बताएगा कोई मुझे? 28 मई, वो है ना 28 मतलब अपनी साइकिल नॉर्मली कितने दिन की होती है? 28 दिन की, इसलिए उसको फिक्स कर दिया 28। ठीक है, 5 ही क्यों, मई क्यों? क्योंकि अपना नॉर्मल पीरियड का फ्लो जो होता है वो सिर्फ 4 से 5 दिन होता है। जिसमें मैंने मार्कशीटें पढ़ी है। तो इसके पीछे भी लॉजिक ऐसे ही नहीं कि कोई भी डेट डिसाइड कर ली और हमने कोई भी डेट अभी भी मना लिया, ऐसा नहीं है। 28 मई का मतलब 28 दिन तो हमारी साइकिल का माना गया और 5 दिन ब्लीडिंग का माना गया, तो 28 मई, इसलिए हम 28 मई को अपना मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे मनाते हैं, मासिक धर्म स्वच्छता दिवस मनाते हैं। तो इसीलिए कि सरकार ने बहुत सारी व्यवस्था करी है, और इसी के तहत स्कूलों में बच्चियों को सैनिटरी नैपकिन्स भी फ्री प्रोवाइड किए जाते हैं, ताकि वो गंदा कपड़ा यूज़ नहीं करें। और कपड़ा यूज़ अगर करते हो तो उसके भी बहुत सारे तरीके यूज़ करने के। कपड़ा साफ होना चाहिए, कपड़ा हर 3-4 घंटे में बदलना चाहिए, कपड़े को साफ धो के सुखाना चाहिए, कभी भी गीला कपड़ा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, उससे फंगल इन्फेक्शन होने का चांस ज़्यादा रहता है। तो कपड़ा बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए। आपकी पैंटी नॉर्मली सूती होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हमें ध्यान रखना चाहिए, इसमें शर्माने की कोई बात नहीं। कई लड़कियों ने अपनी नजरें डाउन कर ली, क्यों कर ली? कोई जरूरत नहीं है आपको। ये आपको दिया गया एक आपका शरीर का बदलाव है, और आपके शरीर के ऑर्गन्स का एक फंक्शन है, और ये नॉर्मल है। इसी अवस्था में जब आपका पीरियड चालू होता है तो आपकी प्रजनन शक्ति बढ़ जाती है, आप प्रजनन के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ये आपको दिया गया एक अच्छा वरदान है, तो इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, अपनी नजरें झुकाने की कोई बात नहीं है। आप आराम से खुल के बोल सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप अपने मम्मी से, दादी से, घर में बड़ी बहन से डिस्कस करते हो। वो नहीं कर सकते तो आप अपने टीचर से, दोस्त से डिस्कस कर सकते हो। और उसके बाद भी अगर प्रॉब्लम नहीं है तो हम जैसे डॉक्टर आपके लिए हमेशा तैयार रहते हैं। तो बच्चों, कभी किसी चीज़ से शर्माने की जरूरत नहीं है। बस हमें एक काम करना है, हम सैनिटरी नैपकिन्स यूज़ करते हैं, सैनिटरी पैड्स यूज़ करते हैं, उसका निस्तारण कैसे किया जाता है ये सीखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कई लड़कियां क्या जाती है, सैनिटरी पैड लेके वॉशरूम जाती है और वॉशरूम के टॉयलेट में ये वो डाल के आ जाती है, टॉयलेट में फ्लश कर देती हैं, और उसकी वजह से टॉयलेट ब्लॉक हो जाते हैं। तो कभी भी सैनिटरी नैपकिन्स इस तरह से डिस्पोज नहीं करना है। सबसे इम्पॉर्टेंट स्वच्छता दिवस में यही आता है कि हमें सैनिटरी नैपकिन्स यूज़ करना है, लेकिन उसका डिस्पोजल या निवारण भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना कि हम इसको यूज़ कर रहे हैं। क्योंकि हर महीने, हर दिन कितनी लड़कियां इसको यूज़ कर रही होगी और कितना ये सैनिटरी नैपकिन का कचरा क्रिएट होता होगा। आप देखिए, इसको अगर आप इमेजिन करेंगे तो कम से कम 1.6 मिलियन लड़कियां या महिलाएं हैं पर डे पीरियड्स की रहती है, और अगर वो इतना इस्तेमाल किया हुआ कचरा हम करेंगे तो पृथ्वी पे जगह कम पड़ जाएगी। तो हमें इसको डिस्पोज करने के लिए जब भी हम सैनिटरी नैपकिन चेंज करते हैं तो जो नया नैपकिन आता है उसके साथ एक थैली आती है, उस थैली को हम यूज़ कर सकते हैं, और उस थैली में नैपकिन अपन फ्रेश यूज़ करने के बाद उस थैली में यूज़ करके हम उसको डस्टबिन में डाल सकते हैं।
डस्टबिन में ऐसी जगह पे डालना है जहाँ पे सूखा कचरा इकट्ठा किया जाता हो। अगर गीला कचरा इकट्ठा किया जाता है तो ये प्रॉब्लम हो जाती है कि वो डिस्पोज नहीं होंगे और वहाँ पे इन्फेक्शन, मक्खियाँ वगैरह ज़्यादा होने के चांस रहेंगे। तो हमेशा अपने पर्स में या अपने बैग में हमेशा अखबार होना चाहिए, और जब भी सैनिटरी नैपकिन चेंज करना हो तो आप अस्पताल में लपेट के उसको आप है ना डस्टबिन में डाल सकती हो। आप उसको खुले में नहीं डालें, नहीं तो कई बार क्या धारणाएं होती है कि कोई तो सैनिटरी पैड ऐसे खुले में और डॉग या कोई भी जानवर उसको उठा के रास्ते पे मेन पे ले आता है और कोई उसको लाग देता है, और हमारे पास लेडीज आती है कि भी मेरा पाँव पड़ गया था और इसलिए मेरा अबॉर्शन हो गया, मेरा पाँव पड़ गया था और अबॉर्शन हो गया। तो ये सारी जो है मिथक है, ये सारी अवधारणाएं हैं, इसमें कोई तथ्य नहीं है। वो बेचारा उस डॉगी को क्या पता कि ये क्या चीज़ है, वो उठा के ले आया, आप उसको क्रॉस करके निकल गए, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सारी अंधश्रद्धाएं हैं। बस हमें इसको डिस्पोज अच्छा करना चाहिए। तो सैनिटरी नैपकिन जैसे हम यूज़ करते हैं तो उसका डिस्पोजल भी अच्छा होना चाहिए। तो ये हो गया अपना मेंस्ट्रुअल हाइजीन। और एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हर बच्चों में ऑलमोस्ट रहती है, उसके बारे में थोड़ा सा बता दूं कि वाइट डिस्चार्ज, सफ़ेद पानी की शिकायत मेरे अंदाज से काफ़ी बच्चों को रहती है, काफ़ी बच्चों में रहती है। कई बार नॉर्मली अपने हार्मोनल चेंजेस की वजह से पीरियड्स आने के, जैसे पीरियड्स खत्म हो गया तो उसके बाद 2-3 दिन बाद रहते हैं। आपका जब ओव्यूलेशन पीरियड आता है तो 12 से 16वें दिन के बीच में थोड़ा सा ये प्रॉब्लम रहती है, और पीरियड्स आने से 1-2 दिन बाद। ये नॉर्मल चीज़ है। लेकिन अगर इसमें स्मेल आ रही हो आपको, या बहुत गाढ़ा डिस्चार्ज हो रहा है, या इसका कलर चेंज हो रहा है, नॉर्मली व्हाइटिश या ट्रांसपेरेंट कलर का होता है, बट अगर इसमें ज़्यादा तकलीफ होती है या आपको ईचिंग या रैशेज होते हैं तो आपको डॉक्टर की सलाह लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि उस वक्त आपको या तो फंगल इन्फेक्शन या बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ रहता है। और अगर ट्रीटमेंट नहीं लेंगे तो इसके साथ साथ इस इन्फेक्शन के साथ साथ आपको अपने यूरिन में इन्फेक्शन भी हो सकता है, पेशाब में इन्फेक्शन होता है, बार बार टॉयलेट जाना, दर्द होना, और इसकी वजह से आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो ये जब ये प्रॉब्लम होती है तो अगर इसका कलर चेंज है, बहुत ज़्यादा गाढ़ा आ रहा है या बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही है, तो आपको अपने डॉक्टर को दिखाना चाहिए। नॉर्मली अगर आप अच्छे से अपने प्राइवेट पार्ट्स को वॉश करेंगे ठंडे पानी से, ना ज़्यादा गर्म पानी ना ज़्यादा ठंडा पानी, ठंडे पानी से नॉर्मल वाटर से आप वॉश करेंगे और क्लीनलीनेस रखेंगे और पैड रेगुलर चेंज करेंगे तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं आती है। तो इस तरह अनेक तरह की जो प्रॉब्लम्स हमारे साथ आती है वो सारी आज हमें जागरूक करने के लिए, इसलिए लड़का और लड़की क्या है कोई फर्क नहीं है, बस आपको अपनी शारीरिक क्षमता बढ़ानी चाहिए। शारीरिक क्षमता, मानसिक क्षमता और बौद्धिक क्षमता आप में, अगर आपको कोई कुछ करना है तो आप उठा के थप्पड़ भी मार सकते हो, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि गलती उसने करी है। बस आपके साथ उतनी हिम्मत होनी चाहिए, आपको मानसिक और बौद्धिक और आपका शारीरिक विकास तो होना चाहिए कि आप उसको आराम से उसको कह सकते हो कि तू ये जो गलत कर रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप शिकायत भी कर सकते हो, आपको अभी मैंने कानून भी समझाया इसके बारे में, तो आप इस कानून का उपयोग कर सकते हो, उसमें डरने की कोई बात नहीं, शर्म की कोई बात नहीं। तो हमें अगर ऊंची उड़ान भरनी है तो मैं लड़की हूँ ये भूलना होगा, मैं लड़की हूँ इस तरह से भूलना होगा कि मैं बराबर हूँ सबके, मैं समान हूँ, मैं लड़कों के बराबर हूँ, इनफैक्ट मैं लड़कों से ज़्यादा ताकतवर हूँ। क्योंकि हमने देखा है, हाँ ये कह नहीं सकते, ये एक्सपेरिमेंट्स है या ये अध्ययन समझ लो, ये अध्ययन है कि हमेशा लड़की लड़कों से स्ट्रांग होती है। जब भी हमारे पास कोई डिलीवरी होती है और लड़का पैदा होता है और उसको कुछ प्रॉब्लम रहती है सांस की, तो हम थोड़ा सा डरते हैं क्योंकि उसकी इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि वो निकल जाए। हम डरते, हम अटेंडेंट को समझाते हैं प्लस माइनस 50% है, 50% में बच भी सकता है, 50% नहीं बढ़ सकता है। लेकिन अगर जब लड़की होती है तो हम कहते हैं कि मैक्सिमम 99% में जान से निकल जाएगी, आराम से बच जाएगी, 1% चांस से कुछ भी हो सकता है, क्योंकि हमको पता है वो लड़की की स्ट्रॉन्ग विल पावर है। तो वो जन्मजात बच्चे की जब इतनी विल पावर है तो हम तो बड़े हो चुके हैं। तो बच्चों, गाड़ी सही कौन है? मैं अपनी वाणी को आज ही विराम में, मुझे लगता है कि आपको काफी सारी इंफॉर्मेशन मिल गई होगी। कैंप में जाऊं, आपको राष्ट्रीय बालिका दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप बहुत ऊंची उड़ान भरो, अपने सपने पूरे करो, अपनी सारी उमंगों के साथ आगे बढ़ो, यही मैं आपको कहना चाहूंगी। धन्यवाद। कैंप आज हुआ ना महिला दिवस, आज बालिका दिवस
यार बेटू देख जाए कौन जाए पता नहीं गाड़ी ले जा लेकिन जाए कौन जाए हेलो, ऑटो आज बालिका दिवस के उपलक्ष्य में तो पाँचों फोन करो यहाँ पे जैसे हम जन्मदिन मनाते हैं